A light spring having no mass and having a spring constant small k is kept compressed between the blocks of masses small m and capital M on a smooth horizontal surface. Smooth means friction is not involved. तो इस स्प्रिंग को कंप्रेस करके रखा हुआ है. द स्प्रिंग लूजेज द कॉन्टैक्ट, है ना. द स्प्रिंग लूजेज द कॉन्टैक्ट. तो ये जो स्प्रिंग है दोनों ब्लॉक्स के साथ टाइड नहीं है, ठीक है. जस्ट दोनों ब्लॉक्स उस स्प्रिंग को प्रेस कर रहे हैं. एंड व्हेन द स्प्रिंग रीगेन्स इट्स ओरिजिनल लेंथ, नेचुरल लेंथ, ठीक है, तब उसका कॉन्टैक्ट ब्लॉक से छूट जाता है. इफ द स्प्रिंग वाज इनिशियली कंप्रेस्ड थ्रू सम डिस्टेंस, इसको डी ले लो या d0 ना. कई बार x वेरिएबल के लिए हम लेते हैं ना, तो उससे कन्फ्यूजन हो जाता है. तो आई विल बी टेकिंग दिस अ लॉट, ठीक है. लेट्स टेक इट एट d0 फॉर द टाइम बिंग. फाइंड द फाइनल स्पीड्स ऑफ द टू ब्लॉक्स. तो आपको ये बताना है कि जब स्प्रिंग का कॉन्टैक्ट छूट जाएगा, क्योंकि ये तो क्लियर है, जब स्प्रिंग एक्सपैंड करेगा तो दोनों ब्लॉक्स पुश होंगे, तो दोनों में काइनेटिक एनर्जी आएगी ब्लॉक्स में. स्प्रिंग में तो कोई काइनेटिक एनर्जी आ नहीं सकती है बिकॉज इट इज़ मासलेस. तो स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में आने के बाद रुक जाएगा. तो ये बिल्कुल ईजी और अच्छी वाली प्रॉब्लम्स हैं जिनसे आपका पूरा कंसेप्ट आई थिंक फॉर्म हो जाना चाहिए, ठीक है. तो एक ब्लॉक इसमें ऐसे दिया हुआ है, लेट्स कॉल दिस है स्मॉल m. दूसरा ब्लॉक है कैपिटल M. और अभी एक पिक्चर तो बेटा ये वाली है जिसमें ये स्प्रिंग जो है ये कंप्रेस्ड है बाई सम अमाउंट d0. ये कंप्रेस्ड स्प्रिंग है, ठीक है. d0 अमाउंट से कंप्रेस्ड है, ठीक है. एंड देन सम टाइम लेटर व्हेन द ब्लॉक कम्स हेयर एंड दिस ब्लॉक लेट्स से कम हेयर, दोनों की इनिशियल स्पीड 0 मीटर्स पर सेकेंड, 0 मीटर्स पर सेकेंड है. यहाँ पे स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में आ गया. तो दिस इज बेसिकली d0 प्लस, ठीक है. ओके, इसको हम ऐसे ही ले लेते हैं. ये नेचुरल लेंथ है, L0 लिख दो, नेचुरल लेंथ, ठीक है. तो कंप्रेशन बिकम 0. तो बिल्कुल ही ईजी प्रॉब्लम है. तो ये स्मॉल m और ये कैपिटल M. अब यहाँ पर इसकी स्पीड लेट्स से v1 और इसकी स्पीड लेट्स से v2 कितनी हो जाएगी ये आपको बताना है. फ्लोर इज फ्रिक्शनलेस, ठीक है. तो फ्लोर इज फ्रिक्शनलेस. सो दीज ब्लॉक्स, यहाँ पे सिस्टम कंप्रेस्ड है. तो बेसिकली इस ब्लॉक को, स्प्रिंग को और इस बड़े ब्लॉक को एक सिस्टम मान सकते हैं, ठीक है. और इस सिस्टम के ऊपर बाहर से एक्सटर्नल फोर्सेस 0 हैं. कब? जब मैंने इसको यहाँ कंप्रेस करके रखा है तब नहीं 0 है, जब तक मैं अपने हाथ से फोर्स लगा रहा हूँ. लेकिन जैसे ही मैंने अपने हाथ से फोर्स रिमूव की उसके बाद इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्सेस 0 है. आप कहोगे mg एक्ट कर रहा है, वो तो n से बैलेंस्ड है. सो नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन दिस सिस्टम इज 0 फ्रॉम आउटसाइड आफ्टर आई रिमूव माई हैंड्स. तो उस समय इसकी स्पीड भी 0, जैसे ही मैंने अपने हाथ को हटाया इसकी स्पीड भी 0, ठीक है. लेकिन क्योंकि स्प्रिंग इन दोनों के ऊपर फोर्सेज लगा रहा होगा जितनी भी, kd0, अगर स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है k, तो इस पर kd0 फोर्स लगेगी, इस पर kd0 फोर्स लगेगी इनिशियली, क्योंकि स्प्रिंग की कंप्रेशन कितनी है d0 अमाउंट से, ठीक है. तो अब उन फोर्सेज की, ये फोर्सेज कांस्टेंट नहीं है, उन फोर्सेज की वजह से ये दोनों ब्लॉक्स पुश होंगे. और यहाँ पे इसमें कुछ स्पीड आ जाएगी v2, इसमें कुछ स्पीड आ जाएगी v1. तो हमें v1 और v2 फाइंड करना है. तो आपको सिंपली ये बोलना है कि अगर हम इसको एक सिस्टम मान रहे हैं तो ये सिस्टम जब यहाँ से यहाँ आ जाएगा तो ड्यूरिंग दिस चेंज देन हाउ मच इज द चेंज इन द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम. कौन था चेंज इन मोमेंटम ऑफ द सिस्टम कितना हो जाएगा? हाँ बेटा 0 होना चाहिए, क्योंकि नेट फोर्स 0 है. किसी भी सिस्टम के टोटल मोमेंटम में, टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इंडिविजुअल मोमेंटा का सम, ठीक है. इसके अंदर जो चेंज आएगा, ठीक है, वो इंडिविजुअल मोमेंटा के जो चेंजेस हैं उनका वेक्टर सम आएगा. लेकिन क्योंकि नेट फोर्स फ्रॉम ऑन द सिस्टम फ्रॉम आउटसाइड इज 0, ठीक है, ओनली दीज आर चेंजिंग. dp1 dp2 0 नहीं होंगे, ठीक है. लेकिन इनका नेट, इनका जो सम है ये 0 आएगा, ठीक है. दिस इज 0 वेक्टर, ठीक है. तो बिकॉज नेट फोर्स फ्रॉम आउटसाइड इज 0, राइट. तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज 0. तो अब मान लीजिए यहाँ पर इसकी स्पीड बन गई है v2 और इसकी स्पीड बन गई है v1. तो इसका जो मोमेंटम आएगा वो आएगा mv2 टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड, ठीक है. और इसका मोमेंटम आएगा mv1 टुवर्ड्स द नेगेटिव साइड. तो अगर मैं इसको पॉजिटिव डायरेक्शन बोलता हूँ और इसको मैं नेगेटिव डायरेक्शन बोलता हूँ, तो इसका टोटल मोमेंटम इतना आ गया, इसका टोटल मोमेंटम इतना आ गया, ठीक है. और इन दोनों का सम 0 आ जाएगा, ठीक है. तो हमारे पास एक सिंपल सी इक्वेशन आ गई, mv2 इज इक्वल टू स्मॉल mv1. ये आपके पास आ गई, ठीक है. ये आपके पास एक कंडीशन है. अच्छा, देन व्हाट डू वी हैव टू डू? वी हैव टू फाइंड द स्पीड्स. v1 और v2 ही निकालने हैं आपको, ठीक है. तो बट ये तो एक ही, v1 और v2 आर अननोन, स्मॉल m एंड कैपिटल M आर नोन. वी नीड वन मोर इक्वेशन विच लिंक्स v1 एंड v2. हाउ विल वी फॉर्म वन मोर इक्वेशन विच लिंक्स v1 एंड v2? हाँ सर, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी उन दोनों की काइनेटिक एनर्जी. v1 और v2 के अंदर एक और रिलेशनशिप कैसे आएगी? v1 और v2 के अंदर रिलेशनशिप
तो आप कह रहे हो कि यहाँ पे स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी और यहाँ पे स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी हाफ के डी नॉट स्क्वायर है और यहाँ पे जीरो है, ठीक है। तो मतलब जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिसअपियर की है वो इतनी है, राइट। और वो किस में कन्वर्ट होगी, यहाँ पे स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी जीरो, वो इसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी हाफ एम वी वन स्क्वायर प्लस हाफ कैपिटल एम वी टू स्क्वायर, यही आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये हाफ तो कैंसिल हो जाएगा। अब ये एक और अननोन है, सॉरी इसमें कितने अननोन्स हैं, इसमें एक डी जीरो इज अननोन बिकॉज वो तो हमने लिया है ना, दिया हुआ इन्होंने क्वेश्चन में। तो ये दो इक्वेशन हो जाएंगी, इनसे आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी, दिस वेल एंड गुड। इसके बाद तो हो जाएगा, यहाँ से V1 की वैल्यू निकाल लो, ठीक है, ठीक है। और ये V1 की वैल्यू इसमें रख दो तो आपके पास V2 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। फिर जो V2 की वैल्यू यहाँ से आई उसको इसमें रख दो तो V1 की वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद तो इसको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके, देन लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Let us look at this. A block of mass small m is connected to another block of mass capital M by a massless spring of force constant small k. The blocks are kept on a smooth horizontal surface. ठीक है। Initially the blocks are at rest. इसकी भी स्पीड जीरो, इसकी भी स्पीड जीरो, तो सेंटर ऑफ मास की स्पीड कितनी आएगी इनिशियली, वो भी जीरो आ जाएगी, m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। तो उसके बाद कांस्टेंट फोर्स इसके ऊपर एक्ट करना शुरू करती है ऑन द ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल एम टू पुल इट, ये फोर्स इसके ऊपर लगना शुरू करती है, ठीक है। तो हमें करना है फाइंड द मैक्सिमम एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग। सो बेसिकली दिस इज नॉट जस्ट वन प्रॉब्लम, देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स ऑफ दिस काइंड इन विच वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग। तो अगर आप लोगों को याद है तो हमने पहले भी जो हमारी नॉर्मल CBSE और मेंस की क्लास है उसमें हमने डिस्कशन किया है कि जैसे हम जब कोलिजन्स के बारे में पढ़ते हैं तब आपको ध्यान करना चाहिए हमने हाउ डिड वी मॉडल द कोलिजन, एंड द सेम रीजनिंग इज गिवन इन एसए और मास बुक ऑल्सो। सो इफ़ आई जस्ट इमेजिन टू मासेस लाइक दिस, तो इनके बीच में जो कोलिजन प्रोसेस है उसको हमने कैसे इमेजिन किया था अगर आपको याद है तो, ठीक है। तो ये जो मैक्सिमम एक्सटेंशन वाली प्रॉब्लम है इसमें जो कंसेप्ट है वो एक बार हम रिकॉल करते हैं, तो वी कैन इमेजिन दैट इसके साथ एक स्प्रिंग लगा हुआ है। तो आई थिंक यू विल रिकॉल कि हमने इसमें क्या डिस्कशन किया था। अगर इनकी स्पीड्स पहले कुछ अलग हैं एंड सपोज v1 इज़ मोर देन v2 देन कोलिजन विल अकर। सो व्हाट हैपन्स व्हेन अ कोलिजन प्रोसेस टेक्स प्लेस। तो आपको याद रखना है इसमें मैक्सिमम कंप्रेशन कब आता है, याद है आपको। तो मैक्सिमम कंप्रेशन तब आता है जब दोनों की वेलोसिटीज़ सेम बन जाती हैं, ठीक है। तो अब उसी तरीके से यहाँ पे जो मैक्सिमम एक्सटेंशन वाले क्वेश्चन हैं उनमें भी हम कुछ वैसी रीजनिंग लगाएंगे, बिल्कुल सेम नहीं है। इसमें तो मैक्सिमम कंप्रेशन की कंडीशन है बिकॉज फर्स्ट इनमें कॉन्टैक्ट होगा, फिर इसकी वेलोसिटी इसकी स्पीड कम होती जाएगी, इसकी स्पीड कम होती जाएगी, इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी और कंप्रेशन बढ़ता जाएगा। तो आपको ये देखना है कि कंप्रेशन कब बढ़ेगा, एज लॉन्ग एज द स्पीड ऑफ द ब्लॉक एट द बैक इज मोर देन द स्पीड ऑफ द ब्लॉक इन द फ्रंट, तब तक ये इसको प्रेस करेगा और कंप्रेशन इंक्रीज करता जाएगा। तो कंप्रेशन के जैसे कंडीशन है वैसे हम इलॉन्गेशन के लिए भी बनाएंगे। तो अभी जो हमें क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन में अगर हम ध्यान से थोड़ा सा एक बार समझे तो वी विल डिस्कस इन जनरल एंड देन सिमिलर क्वेश्चन ऑफ ऑल टाइप, ऑल अदर सिमिलर क्वेश्चन कैन बी डन बाय द सेम मेथड। तो इसमें क्या है कि लेट अस से कि एक आपके पास ब्लॉक है स्मॉल m, ठीक है, दूसरा आपके पास ब्लॉक है कैपिटल M, राइट। ये देखो तो एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है और अभी इनिशियली द स्प्रिंग इज अनएक्सटेंडेड, राइट। तो स्प्रिंग इज इनिशियली अनएक्सटेंडेड, द ब्लॉक्स आर केप्ट ऑन अ स्मूथ, इनिशियली द ब्लॉक्स एंड स्प्रिंग इज अनस्ट्रेच्ड, ठीक है। एंड दिस इज योर स्प्रिंग विच इज अनस्ट्रेच्ड, मे बी इसकी लेंथ कुछ भी L0 लेंथ होगी, ठीक है। नाउ अ फोर्स बिगिंस टू एक्ट ऑन वन ऑफ द ब्लॉक्स, यू कैन कॉल दिस ब्लॉक एज M2, यू कैन कॉल दिस ब्लॉक एज M1, ठीक है। एंड वी वांट टू आस्क कि जब हम ये फोर्स लगाएंगे तो स्प्रिंग में मैक्सिमम एक्सटेंशन कितनी आएगी। अब हाउ डू वी राइट द कंडीशन फॉर मैक्सिमम एक्सटेंशन, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो पहले आप ये समझो, इवन बिफोर यू अप्लाई दिस फोर्स जस्ट थिंक इन योर माइंड दैट समवेयर इन दोनों ब्लॉक्स का कहीं ना कहीं पे सेंटर ऑफ मास होगा, हो सकता है सेंटर ऑफ मास यहाँ पर होगा, ठीक है, और सेंटर ऑफ मास की एग्जैक्ट पोजीशन भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अभी कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास होगा ना, तो बिफोर यू अप्लाई दिस फोर्स, बिफोर वी अप्लाई द फोर्स द सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट फ्रॉम द अर्थ फ्रेम, या फ्लोर के फ्रेम में सेंटर ऑफ मास रेस्ट के ऊपर है। तो अगर सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है
तो उसके बिल्कुल नीचे फ्लोर के ऊपर हम एक पॉइंट ले सकते हैं ओ डैश, एंड जो ओ डैश पॉइंट है दैट कैन बी कॉल्ड एज ओरिजिन इन द अर्थ फ्रेम। तो एक बार अगर मैं दोबारा से सारी चीज़ें लिखता हूँ जो अभी मैं लिख रहा था, तो बेसिकली हमें ये समझना है कि ये फोर्स सपोज 0 टाइम पे एक्ट करना शुरू करती है, तो 0 टाइम के ऊपर अगर सेंटर ऑफ मास सपोज यहाँ पर है, तो सेंटर ऑफ मास के बिल्कुल नीचे यहाँ पर एक पॉइंट अर्थ के फ्रेम में या फ्लोर के फ्रेम में होगा ओ डैश, और इसको आप कुछ भी ओ या सेंटर ऑफ मास बोल सकते हैं। तो इनिशियली मीन 0 टाइम के ऊपर सेंटर ऑफ मास रेस्ट के ऊपर है। व्हेन वी अप्लाई दिस फोर्स द सेंटर ऑफ मास विल एक्सेलरेट। यू कैन राइट द एक्सेलेरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑल्सो, द एक्सेलेरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास रिलेटिव टू अर्थ इतनी आ जाएगी, और इसकी जो डायरेक्शन आएगी वो फोर्स की डायरेक्शन आएगी, मीन्स टुवर्ड्स राइट। सो दिस इज द एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। ए नॉट से बोल लो, कैपिटल ए से नोट करो, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब ये जो मैक्सिमम एक्सटेंशन वाली प्रॉब्लम है, इनमें आपको ये देखना चाहिए कि मैक्सिमम एक्सटेंशन कब तक स्प्रिंग की लेंथ बढ़ती रहेगी। जस्ट थिंक इन योर माइंड, ठीक है। तो अगर मान लो कि स्प्रिंग का ये वाला एंड की स्पीड ज़्यादा है और ये वाले एंड की स्पीड इसी तरफ, इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है और इसकी वेलोसिटी कम है, तो देन द लेंथ गोज ऑन इंक्रीजिंग, ठीक है। तो लेंथ तब तक इंक्रीज करेगी जब इस एंड की स्पीड ज़्यादा है इस एंड की स्पीड से, तो कम इलोंगेशन आएगा। अब इलोंगेशन तो उसी तरफ मूव करेगा स्प्रिंग, और ये पूरा सिस्टम ही उस तरफ मूव करेगा, ठीक है। तो this end will move faster and this end will move slower, then that would be the condition for the elongation of the spring to keep on happening. जैसे इसकी स्पीड, अब देखो क्या इसकी स्पीड कम होगी टाइम के साथ, शुरू में इसकी स्पीड ज़्यादा है, इसकी स्पीड कम है तो स्प्रिंग इलोंगेट कर रहा है, लेकिन क्या स्पीड इसकी कम होगी? लेट अस डिस्कस अबाउट दैट। तो इन प्रॉब्लम्स में अ गुड वे टू डिस्कस दीज प्रॉब्लम्स इज यू मेक द ऑब्जर्वर स्टैंड इन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास। लेट सपोज कि हमारा एक ऑब्जर्वर सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में खड़ा है, ठीक है। अब इस सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में जो ऑब्जर्वर खड़ा है, व्हाट इज दैट ऑब्जर्वर सीइंग, ठीक है। देखो 0 टाइम के ऊपर या इवन बिफोर दिस फोर्स एक्ट्स, उसको एक ब्लॉक वहाँ दिख रहा है, एक ब्लॉक वहाँ दिख रहा है, और वो बड़े आराम से इन दोनों ब्लॉक्स के अपने से डिस्टेंस डिटर्मिन कर सकता है इन टर्म्स ऑफ L नॉट। नहीं, आप बड़े आराम से निकालोगे, जैसे ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा स्मॉल m नॉट स्मॉल m प्लस कैपिटल M, ये वाला डिस्टेंस, ठीक है। और ऐसे ये भी डिस्टेंस आ जाएगा, तो ये तो डिटर्मिन हो जाएगा। लेकिन 0 टाइम पर इस, या आपका 0 टाइम से पहले जब तक ये फोर्स एक्ट नहीं कर रही है तब तक सेंटर ऑफ मास रेस्ट के ऊपर है, और ये दोनों ब्लॉक्स भी सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से रेस्ट पे दिखेंगे, अर्थ के फ्रेम से भी ये दोनों रेस्ट पे दिखेंगे, सेंटर ऑफ मास भी रेस्ट पर है। आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स द सेंटर ऑफ मास विल एक्सेलरेट इन दिस डायरेक्शन, एंड विद रिस्पेक्ट टू ओ डैश द सेंटर ऑफ मास विल मूव इन दैट डायरेक्शन, एक्सेलरेट इन दैट डायरेक्शन, ठीक है। अब हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से। तो सेंटर, इस फोर्स के लगने के बाद सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से हमें क्या दिखेगा? वो वाला ब्लॉक हमें किस तरफ जाता हुआ दिखेगा? वो वाला ब्लॉक, क्योंकि उसके ऊपर ये फोर्स लग रही है। तो जैसे ही ये फोर्स लगेगी तो सेंटर ऑफ मास में एक्सेलरेशन आ जाएगी। अब सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू अर्थ नॉन इनर्शियल फ्रेम बन गया, ठीक है। अब क्योंकि सेंटर ऑफ मास नॉन इनर्शियल फ्रेम बन गया, तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में खड़े होकर हमें इसके ऊपर एक स्यूडो फोर्स दिखानी पड़ेगी, ठीक है। और ये जो ए नॉट है, इसको कैपिटल M से मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो स्यूडो फोर्स, इसके ऊपर लगने वाली स्यूडो फोर्स एम ए नॉट आएगी, या फिर हम ऐसे लिख देते हैं MF अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M। ये स्यूडो फोर्स सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से इस ब्लॉक के ऊपर लगेगी, ठीक है। तो इस ब्लॉक के ऊपर भी लगेगी स्यूडो फोर्स इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, अगेन इसके ऊपर भी स्यूडो फोर्स इसी डायरेक्शन में लगेगी, क्योंकि जो ब्लॉक की एक्सेलरेशन है या सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन अर्थ के विद रिस्पेक्ट टू में टुवर्ड्स राइट, ये दोनों स्यूडो फोर्सेज उससे ऑपोजिट डायरेक्शन लगेगी। इसके ऊपर स्यूडो फोर्स आएगी m इंटू ए नॉट, यानी कि हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये फोर्सेज हैं जो अभी एक्ट कर रही हैं। अब क्या यहाँ पे खड़े होने के बाद, सेंटर ऑफ मास के ऊपर खड़े होने के बाद और भी कोई फोर्सेज ब्लॉक के ऊपर एक्ट कर रही हैं? तो देखो ये वाली फोर्स, अगर हम इमेजिन करें कि ये वाली फोर्स ज़्यादा है और इस फोर्स से, तो ये ब्लॉक इस तरफ मूव करना शुरू करेगा, उसमें वेलोसिटी भी आएगी। ये किस तरह मूव करना शुरू करेगा? नहीं, तो क्योंकि पूरा सिस्टम उधर जाएगा, तो हम ये इमेजिन कर सकते हैं कि इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स इस तरफ लग रही है, लेकिन ये ब्लॉक भी उसके साथ ड्रैग होगा, नहीं तो, या आपको ऐसा भी हो सकता है कि इनिशियली ये इधर मूव करे। तो बेसिकली ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है इमेजिन करना, ठीक है। तो हम इसको उस टर्म्स में नहीं इमेजिन करेंगे कि इमीडिएटली क्या होगा। उसके लिए आपको इस प्रॉब्लम को थरोली न्यूटन लॉज, इसके लिए न्यूटन सेकंड लॉ की इक्वेशन और इसके लिए न्यूटन सेकंड लॉ की इक्वेशन लिख के चेक करना पड़ेगा, व्हाट इज गोइंग, हाउ द पोजीशंस आर गोइंग टू चेंज एंड हाउ द वेलोसिटीज आर गोइंग टू चेंज। बट इवन विदाउट गोइंग इनटू दैट डिटेल, जो कि हम बाद में जाएंगे, आई विल गिव यू दैट टास्क ऑल्सो, हम पहले ही इसको ऐसे डिस्कस करते हैं दैट इनिशियली अगर हम इमेजिन करते हैं कि ये इस तरफ मूव कर रहा है,
ठीक है, इन फोर्सेस की वजह से, तो इसके ऊपर स्प्रिंग फोर्स भी लगेगी, क्योंकि जैसी स्प्रिंग में कुछ एक्सटेंशन आएगा, सपोज x, ठीक है, तो स्प्रिंग के अंदर कुछ स्प्रिंग फोर्स आएगी kx, और इसके ऊपर जो स्प्रिंग फोर्स लगेगी वो इस तरफ लगेगी kx, ठीक है, इसके ऊपर स्प्रिंग फोर्स ऐसे लगेगी। तो अब इसके ऊपर ये दोनों फोर्सेस लग रही हैं, इसके ऊपर ये दोनों फोर्सेस लग रही हैं, ये तीनों फोर्सेस लग रही हैं, ठीक है। और अगर हम सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से देखते हैं तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से ये ब्लॉक उधर मूव करेगा, ठीक है, और इस वाले ब्लॉक के बारे में आपको मालूम नहीं है, पर चलो अगर आप इमेजिन करना चाहते हो, आप ऐसे मान लो कि ये भी इधर मूव करेगा, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, ऐसे ही कुछ इमेजिन कर लो। तो मैक्सिमम अब जब दोनों अगर ऐसे मूव कर रहे हैं फिर तो स्प्रिंग की एक्सटेंशन बढ़ती जाएगी, नहीं, मैक्सिमम एक्सटेंशन तो ना हुई। तो मैक्सिमम एक्सटेंशन तो तब आएगी जब दोनों की वेलोसिटीज़ एक ही डायरेक्शन में सेम बनती है, उस समय दोनों की मैक्सिमम एक्सटेंशन आएगी। अब इसके बारे में सोचो, सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से ये तो कांस्टेंट फोर्स है, ये भी कांस्टेंट है, लेकिन एज दिस ब्लॉक मूव्स इन दैट साइड दिस kx विल गो ऑन इंक्रीजिंग। और जब ये kx इंक्रीज होता रहेगा तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि kx इन दोनों से इक्वल भी हो सकता है, मतलब इन दोनों के नेट के, है ना, f माइनस दिस, ठीक है, सपोज ये 10 है, ये 6 है, ठीक है, तो नेट कितना है 4, तो ये kx 4 भी हो सकता है और फिर 4 से ज़्यादा भी बन सकता है। ऐसे ही इसके ऊपर भी kx इससे ज़्यादा भी हो जाएगा, ठीक है। तो देयर विल कम अ टाइम व्हेन इसके ऊपर और इसके ऊपर जो टोटल फोर्स है वो इसके ऊपर जो फोर्स है वो इस तरफ ना होकर स्प्रिंग फोर्स इतनी इंक्रीज कर जाएगी, तो बेसिकली, लेकिन इसकी वेलोसिटी तब उस डायरेक्शन में होगी, ठीक है। और आप इमेजिन करो कि इसके ऊपर भी ये वाली फोर्स, स्प्रिंग फोर्स काफ़ी बढ़ जाएगी। तो बेसिकली व्हेन वी वांट मैक्सिमम एक्सटेंशन, हमें इन दोनों ब्लॉक्स की वेलोसिटीज़ को एक ही डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी को आपको करना पड़ेगा। सपोज v इज़ दी, vm ले लो, vm इज़ दी वेलोसिटी ऑफ ईच ऑफ दीज ब्लॉक्स इन दैट डायरेक्शन, बिकॉज दैट विल बी द मैक्सिमम एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग। ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट है कि जब दोनों ब्लॉक्स एक ही डायरेक्शन में एक ही वेलोसिटी से चल रहे होंगे, वो मोमेंट होगा जिसमें स्प्रिंग मैक्सिमम इलोंगेटेड होगा, ठीक है। ये अगर आर्गुमेंट हमारा नहीं हुआ इसमें तो फिर हमें समझ में नहीं आएगा। और जिस समय इन दोनों ब्लॉक्स की वेलोसिटीज़ vm है, ठीक है, मतलब कॉमन है, तो उस समय अगर मैं सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी फाइंड करूँ, ये कैपिटल V सपोज सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ऐसे लिख देते हैं, तो क्योंकि इसमें vm कॉमन है तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी कितनी आ जाएगी, उसकी भी वेलोसिटी vm ही आ जाएगी, 2 पार्टिकल सिस्टम है तो बेसिकली अगर दोनों पार्टिकल्स की वेलोसिटी सेम होगी तो सेंटर ऑफ मास की भी वही वेलोसिटी होगी। मतलब सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से ये दोनों अगर मूव करें, आप देखो व्हेन यू हैव आर्ग्यूड दिस यू कैन ईजिली आर्ग्यू कि जब ये दोनों मैक्सिमम इलोंगेशन तब आएगी जब अर्थ के फ्रेम से तो इन दोनों की वेलोसिटी इतनी हो गई है और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी अर्थ के फ्रेम से उतनी हो गई है, और सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से इन दोनों की जो वेलोसिटीज आ जाएंगी वो ज़ीरो आ जाएंगी, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ एनी ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू velocity of block with respect to center of mass is velocity of block with respect to earth minus velocity of center of mass with respect to earth। तो ये दोनों vm है तो velocity of block, तो बेसिकली हम ये with respect to center of mass 0 बन गया। तो बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि center of mass के फ्रेम से जब दोनों, अब center of mass पे खड़े होके दोनों, जब ऐसे भी सोच सकते हो, दोनों ऐसे मूव कर रहे हैं, सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से देखो दोनों ऐसे मूव कर रहे हैं और फिर दोनों जाके रेस्ट पे आ गए, क्योंकि सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में तो आप नहीं मूव कर रहे, सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में आप खड़े हो तो वो तो रेस्ट पे हो आप तो खुद दो। हाँ, दोनों ब्लॉक्स आपको दूर जाते हुए दिख रहे हैं। फिर एक कंडीशन आएगी जब दोनों की वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो अर्थ के फ्रेम से तो दोनों की वेलोसिटी सेम हो रही है, पर सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से दोनों की वेलोसिटी 0 हो जाएगी, ठीक है, दे विल बी एट इंस्टेंटेनियस रेस्ट। सो नाउ यू कैन आर्ग्यू दैट व्हेन दिस सिस्टम विल बी एट व्हेन द स्प्रिंग विल बी इन अ स्टेट ऑफ मैक्सिमम इलोंगेशन। उसके बाद तो ये प्रॉब्लम बहुत ईजी है, बिकॉज उसके बाद हम सिर्फ W नेट इज इक्वल टू डेल्टा के इस फ्रेम में खड़े होकर लगा सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसके ऊपर जो फोर्सेस वर्क कर रही हैं, तो सपोज अब देखो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में तो आप कहीं नहीं जा रहे, नहीं, अपने फ्रेम में आप सेंटर ऑफ मास पर ही खड़े हो, स्प्रिंग के ऊपर ही, तो आप तो रेस्ट पर हो। तो सपोज ये ब्लॉक, हम इसको एक बार थोड़ा सा फिर से अगर नीचे बनाएं तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से आप वहीं हो, यू आर नॉट गोइंग, यू आर ओ डैश पॉइंट के ऊपर तो नहीं हो, लेकिन आप सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में, तो सेंटर ऑफ मास कहीं नहीं जा रहा। हाँ, आपके फ्रेम से स्प्रिंग में कुछ इलोंगेशन आ गई है और कैपिटल M मान लो यहाँ चला गया है और स्मॉल m यहाँ चला गया है, ठीक है, ऐसे कुछ, ठीक है। और सपोज आप ऐसे मान लो कि स्मॉल m और कैपिटल M ने, लेट्स इमेजिन दिस इज m1, तो इसने x1 डिस्टेंस कवर कर दिया और इसने x2 डिस्टेंस कवर कर दिया, ठीक है। इसको मिडिल तक ले जा सकते हैं हम चाहें तो, मिडिल तक, मिडिल ऑफ द ब्लॉक तक। तो इन दोनों ने x1 x2 डिस्टेंसेस कवर कर दिए, ठीक है, बिफोर कमिंग टू इंस्टेंटेनियस रेस्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास फ्रेम। तो सेंटर ऑफ मास,
ओके दिस कैन बी मिसलीडिंग बट द ओ डैश पॉइंट विल नॉट बी हेयर, ठीक है. तो लेट मी जस्ट रिमूव दिस एंड जस्ट टॉक अबाउट सेंटर ऑफ मास फ्रेम. तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि ओ डैश पॉइंट तो पीछे रह गया और सेंटर ऑफ मास ओ डैश से तो आगे आ गया, पर आप सेंटर ऑफ मास फ्रेम में खड़े हो तो ये सेंटर ऑफ मास है, राइट. तो अब सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से इसने x2 डिस्टेंस किया, इसने x1 डिस्टेंस किया, एंड देन थिंग बोथ द ब्लॉक्स कम टू इंस्टेंटेनियस रेस्ट. दे विल कम टू इंस्टेंटेनियस रेस्ट एट द सेम टाइम, ठीक है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास. अब वो मैक्सिमम एक्सटेंशन वाला टाइम होगा. अब आपको इसमें देखना है, ठीक है, कि वैसे भी आप यहाँ से भी आर्ग्यू कर सकते हो इनिशियली ना, जब आप सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में हो कि आप मानते हो कि ये इससे शुरू में ज़्यादा होगी तो ये उधर जाएगा, और ये वाली फोर्स इन दोनों से ज़्यादा होगी तो उधर जाएगा. तो ये जब ऐसे ऐसे चलते जाएंगे तो फिर वो कहीं पे जाके रेस्ट पे आ जाएंगे, ठीक है. व्हेन बैलेंस इज क्रिएटेड ऑन ईच ऑफ द ब्लॉक्स, मतलब बैलेंस इज क्रिएटेड ऑन ईच ऑफ द ब्लॉक्स नहीं, व्हेन बोथ द ब्लॉक्स कम्स टू इंस्टेंटेनियस रेस्ट, ठीक है. तो अब ध्यान से देखना है, मतलब स्प्रिंग फोर्स सफिशिएंटली इंक्रीजेस. तो अब आप इस फ्रेम में रह खड़े होकर और डब्ल्यू नेट इज इक्वल टू डेल्टा के करोगे तो ये प्रॉब्लम बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगी. तो व्हाट आर द फोर्सेज विच आर डूइंग वर्क. तो एक तो ये फोर्स इसके ऊपर वर्क कर रही है, और जिस डायरेक्शन में ये फोर्स लग रही है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रही है. तो इस फोर्स का वर्क कितना आ गया, इस फोर्स का वर्क नेगेटिव आएगा क्योंकि जिस तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रही है ये फोर्स स्यूडो फोर्स उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में है. स्यूडो फोर्स भी वर्क कर रही है, और ये तो वर्क डन हुआ इस फोर्स और इस फोर्स का. इसका वर्क अभी हम लिखते हैं, ठीक है. तो बेसिकली डब्ल्यू नेट इज इक्वल टू डेल्टा के को हम ऐसे कर सकते हैं, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्सेस प्लस वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स. बिकॉज स्प्रिंग फोर्सेस दोनों, देखो अब जब हम सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में खड़े हैं, व्हेन वी आर इन द सेंटर ऑफ मास फ्रेम, देन वी ट्रीट दिस एज वन सिस्टम एंड दीज आर एक्सटर्नल फोर्सेस. दिस इज द एक्सटर्नल फोर्स, राइट. और इस सिस्टम के ऊपर बाहर से हम पूरे सिस्टम की डेल्टा के लिख रहे हैं, है ना, पूरे सिस्टम की चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की एक्सप्रेशन लिख रहे हैं. तो वो तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो जीरो आ जाएगी जब वो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से इंस्टेंटेनियस रेस्ट पर आ जाएंगे. तो और जो एक्सटर्नल फोर्सेस का वर्क है, अब इसका भी वर्क देखो, ये वाली एक्सटर्नल फोर्स का इस ब्लॉक के ऊपर वर्क, तो टोटल वर्क ऑफ द एक्सटर्नल फोर्सेज ऑन द सिस्टम वो इतना आ जाएगा. ये टोटल वर्क है, ठीक है. इसका वर्क नेगेटिव आ रहा है. अब स्प्रिंग फोर्स, ये तो WEX की वैल्यू आ गई, ठीक है. अब स्प्रिंग फोर्स का वर्क हम लिखते हैं माइनस डेल्टा यू करके, ठीक है, एंड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू जीरो. अब डेल्टा यू को अगर मैं दूसरी तरफ ले जाता हूँ, ठीक है, तो हम सिंपल टर्म्स में ऐसे लिख सकते हैं इसको, इज इक्वल टू डेल्टा यू, तो हाफ के x1 प्लस x2 होल स्क्वायर्ड, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, ठीक है. और यहाँ पे भी हमें इस फोर्स का भी वर्क लिखना है और इस फोर्स का भी वर्क लिखना है. आगे तो इससे अब आपको हमें निकालनी है मैक्सिमम एक्सटेंशन. तो मैक्सिमम एक्सटेंशन x1 प्लस x2 ही है, ठीक है, वही हमें निकालनी है. वो इस इक्वेशन से बड़े आराम से निकल जाएगी. यहाँ पे आप एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करोगे और फिर x1 प्लस x2 की वैल्यू आपने खुद निकाल के देखनी है कि आंसर आएगा कि नहीं. तो इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि जो एक्सटर्नल फोर्सेस का वर्क है इस सिस्टम के ऊपर, ठीक है, इसका, इसका और इसका, पूरे सिस्टम के ऊपर, दैट इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. बट इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द वर्क एनर्जी थ्योरम, दिस इज हाउ वी अंडरस्टैंड इट, ठीक है. तो बाकी आप अपने आप से करो इसको. ये तो फोर्थ है. थर्ड वाला क्वेश्चन आई थिंक गलत सेव हो गया, कोई बात नहीं. तो थर्ड वाला क्वेश्चन मैं अपनी मेमोरी से बताता हूँ कौन सा है. एक्चुअली माँ की बुक में दिया हुआ है ना, आई थिंक ऐसे कुछ दिया हुआ है. ये आपके पास एक स्मॉल m मास है और यहाँ पे एक और कैपिटल M मास दिखा देते हैं, और ये एक स्प्रिंग है, ठीक है, विच इज़ इन इट्स नेचुरल लेंथ L0 इनिशियली, और इसके ऊपर बाहर से एक कैपिटल F फोर्स एक्ट करना शुरू करती है, ठीक है, 0 टाइम के ऊपर. फाइंड द मैक्स, नो आई थिंक डायग्राम तो यही चल जाएगा, नहीं ये डायग्राम चल जाएगा, ये वाला देखो आप. आई थिंक इमेज कुछ गलत आ गई है, मैं इसको एक बार सेट कर देता हूँ. इनिशियली दिस स्प्रिंग इज अनएक्सटेंडेड, मीन्स इट इज नाइदर इलोंगेटेड नॉट कंप्रेस्ड. अच्छा क्वेश्चन है इसलिए हम डिस्कस करते हैं. हाँ जी, ये अनस्ट्रेच स्प्रिंग है और एक कांस्टेंट फोर्स कैपिटल M मास के ऊपर. हाँ, तो बस ओनली चेंज वी नीड टू मेक इन दिस क्वेश्चन इज दैट लेट अस कंसिडर बोथ द स्प्रिंग्स टू बी ऑफ द सेम मास. दोनों स्प्रिंग को सेम मास का ले लेते हैं, और इनिशियली ये स्प्रिंग अनएक्सटेंडेड है और कांस्टेंट फोर्स कैपिटल F उसके ऊपर एक्ट करना शुरू कर देती है. तो आपको बताना है, फर्स्ट पार्ट इज़ वेरी इजी, ठीक है. इसने बोला है कि फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एट
टी टाइम, 0 टाइम के ऊपर फोर्स एक्ट करती है तब स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है, समझे आपको, 0 टाइम के ऊपर सिस्टम नेचुरल लेंथ में है। अब कांस्टेंट फोर्स इज फाइंड द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास एट द टाइम टी, पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास एट द टाइम टी, पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास एट 0 टाइम क्या होगी, पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास एट 0 टाइम इन दोनों के बिल्कुल बीच में। और अगर मैं अर्थ के ऊपर कंसिडर करूं तो अर्थ के ऊपर ये वाला पॉइंट आ जाएगा ओ डैश, और ये स्प्रिंग का सेंटर ऑफ मास क्या लिख लेते हैं, सेंटर ऑफ मास, ये सेंटर ऑफ मास है दोनों के बिल्कुल बीच में। अब आपको ये बताना है कि टी टाइम के ऊपर सेंटर ऑफ मास कहाँ चला जाएगा, मतलब ये वाला पॉइंट ओ डैश के विद रिस्पेक्ट टू में कहाँ पहुँच जाएगा टी टाइम के ऊपर, बहुत ही आसान है। तो आपको क्या करना है, हमें ये कंसेप्ट रिकॉल करने की ज़रूरत है कि जो एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आएगी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, मतलब विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट ओ डैश, दैट इज डिटरमिन्ड बाय द टोटल एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम फ्रॉम आउटसाइड। ठीक है, इस पॉइंट की, इनको भूल जाओ मासेस को, और स्प्रिंग को भी भूल जाओ, स्प्रिंग इज मासलेस, फ्लोर इज फ्रिक्शनलेस, सिर्फ इस पॉइंट का ध्यान में रखो जो कि सेंटर ऑफ मास है सिस्टम का। द एक्सेलेरेशन ऑफ दिस पॉइंट, देखो कई बार सेंटर ऑफ मास खाली पॉइंट भी होता है, वहाँ कोई भी मास नहीं होता, जैसे इस केस में खाली पॉइंट ही है करके, स्प्रिंग पास हो रहा है पर स्प्रिंग को मासलेस मान रहे हैं। तो एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज डिटरमिन्ड इस पॉइंट का जो मोशन है, क्योंकि किसी भी पॉइंट का मोशन कैसा होगा वो उसके ऊपर लगने वाली फोर्स बताएगी कि फोर्स कैसी, ज़रूरी नहीं है कि फोर्स कांस्टेंट हो, टाइम वेरिंग भी हो सकती है। फोर्स से हमें एक्सेलेरेशन पता चलती है, किस पॉइंट की एक्सेलेरेशन आएगी, और एक्सेलेरेशन से फिर हम dv/dt इज इक्वल टू जो एक्सेलेरेशन की वैल्यू इसमें डाल के हम वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालते हैं, और वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम जब हमें आ जाता है तो हम dr/dt को v के इक्वल पुट करके और फिर हम पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालते हैं। सो व्हेन वी कैन, अगर हमको नेट फोर्स मालूम है किसी बॉडी के ऊपर जो एक्ट कर रही है, तो उससे हम एक्सेलेरेशन निकाल सकते हैं, फिर उससे हम वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाल सकते हैं, फिर उससे हम पोजीशन कोऑर्डिनेट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाल सकते हैं। ये तो मोशन होता है, काइनेमेटिक्स में यही पढ़ते हैं, बस ये डायनेमिक्स का स्टेप आ गया कि फोर्स पता होने से। तो अब हमको यही करना है, यहाँ पे जो आपका सेंटर ऑफ मास है उसकी जो एक्सेलेरेशन आएगी वो कैसे आएगी, सेंटर ऑफ मास की एक्सेलेरेशन। तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम फ्रॉम आउटसाइड इज जस्ट दिस, ठीक है, नो अदर। तो हमको वेक्टर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसमें एक ही लाइन में मोशन आएगा। तो एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास को अगर मैं ए मान लेता हूँ तो ये ए टूवर्ड्स राइट एक्सेलेरेशन आएगी F/2m, कितनी एक्सेलेरेशन आ जाएगी सेंटर ऑफ मास की, बताओ। अब टी टाइम के ऊपर कितनी आएगी, क्योंकि ये फोर्स कांस्टेंट है तो S = ut + ½ at² हम लगा सकते हैं सेंटर ऑफ मास को, ये इक्वेशन इस पॉइंट पर लगा देते हैं। तो विद रिस्पेक्ट टू ओ डैश है ना, सेंटर ऑफ मास यहाँ पहुँच गया होगा, और ये जो पॉइंट आएगा ये वाला, ये यहाँ आ जाएगा, u इज़ 0, सेंटर ऑफ मास की इनिशियल वेलोसिटी ½ ठीक है, F/2m, F/2m इंटू t², तो Ft²/4m, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ओ डैश पॉइंट। ठीक है, ये तो फर्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का कि आप सेंटर ऑफ मास की पोजीशन बताओ टी टाइम पे, ये समझ में आएगा आपको, ठीक है, बिल्कुल ईजी है। अब आपको क्या बताना है, सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, आई एम जस्ट गोइंग टू राइट द सेकंड पार्ट, just see what is the discussion here. Second part is find the displacement of the two blocks also at this time. T टाइम के ऊपर स्मॉल m और स्मॉल m, नहीं, इसको m1 ले लेता हूँ मैं, इसको m2। आपको इन दोनों की डिस्प्लेसमेंट भी निकालनी है, स्मॉल m टाइम पे इन दोनों की भी डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, ये क्या क्या होंगे, निकल जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में कैसे फाइंड आउट करेंगे, what are the displacement of these blocks at the time t1? इसकी डिस्प्लेसमेंट है, ये दोनों फाइंड करनी है आपको। में दिया हुआ ये आपके पास आएगा, ये डिस्टेंस हमें पता है,
डिस्टेंस d1 और इस ओरिजिन से इसका डिस्टेंस d2। तो ऐसे आ जाएगा ना, माइनस एम डी वन प्लस एम डी टू इज इक्वल टू एफ टी स्क्वेयर अपॉन 4m। समझ में आएगा आपको? ये वाला ब्लॉक अगर यहाँ तक चला गया S1 डिस्टेंस, और ये वाला ब्लॉक सपोज अपनी ओरिजिनल पोजीशन से S2 डिस्टेंस पे चला गया, S2 पोजीशन पे, तो अब ये डिस्टेंस को D1 एज्यूम कर लेते हैं, ये डिस्टेंस को D2। ये O डैश पॉइंट वहीं का वहीं है, ये जो O डैश पॉइंट है ये तो फ्लोर के ऊपर है। अब ये D1 डिस्टेंस है, ये D2 डिस्टेंस है। तो अब इन दोनों का सेंटर ऑफ मास निकालने की कोशिश करो, इस ब्लॉक का और इस ब्लॉक का। कहाँ पे आएगा वो? यहीं पे आएगा, यहाँ पे, ठीक है। तो अब ये क्योंकि नेगेटिव साइड है ना ओरिजिन की, तो माइनस एम डी वन प्लस एम डी टू, ठीक है, और वो एम डी टू, और फिर ये एफ टी स्क्वायर बाई 4m के इक्वल आ जाएगा। ये देखिए, ये समझ में आएगा? कहाँ पे बेटा? यहाँ पे। क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ मास तो ओ डैश के विद रिस्पेक्ट में एफ टी स्क्वायर अपॉन 4m नहीं चला गया था। हाँ, यहाँ पे 2m आएगा, हाँ वो सही है। इस साइड 2m आएगा, तो आपके पास बन जाएगा ये m कैंसिल हो गया, और यहाँ पे भी 2 कैंसिल हो गया, और ये m कैंसिल हो गया ना, तो यहाँ पे आपके पास है माइनस d2 माइनस d1 इज इक्वल टू एफ टी स्क्वायर अपॉन 2m। ये इक्वेशन बन गया। अब d2 और d1 में एक इक्वेशन तो आ गई। अब s1 हमें निकालना है, तो s1 भी निकल जाएगा। s1 और s2 निकालना है आपको, यहाँ से ज्योमेट्री से देखना पड़ेगा। मुझे लगता है इसमें कुछ प्रॉब्लम है, मैंने कोई चीज़ मिस किया क्या? लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग दी हुई है क्या इन्होंने? नहीं दी हुई। एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग एट टाइम t दी हुई है, हाँ। तो इन्होंने कहा हुआ है कि जो, हाँ ये चीज़ मिसिंग है जो मैंने आपको क्वेश्चन में नहीं दी, कि t टाइम के ऊपर, इस टाइम के ऊपर एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग को x0 लेना। ये चीज़ इसकी टर्म्स में आंसर लिखना, ठीक है। उससे थोड़ा सा फिर ये वर्कआउट हो जाएगा, ठीक है। टी टाइम के ऊपर अगर एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग ये दिया हुआ है, गिवन है, इसकी टर्म्स में आंसर आ सकता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे लेंथ L0 थी, तो यहाँ पे लेंथ L0 प्लस x0 आ जाएगी। समझ में आपको? तो अब यहाँ से देख लो आप, ठीक है। तो ये चीज़ कितनी आएगी? D2 और D1 के लिए नहीं, D1 प्लस D2, ठीक है, और माइनस L0, ये कितना आएगा? दिस विल बी x0, ये गिवन है, ठीक है। और D1 कितना है? D1 इज इक्वल टू, एनी आइडिया? यहाँ से ये चीज़, ये कितनी थी पहले? L0/2, ठीक है। तो S1 से रिलेट करें तो L0/2 माइनस S1, क्योंकि इसमें हमको S1 S2 लिखना पड़ेगा, तभी आंसर आएगा। और D2 कितना है? आसान है ये, वैसे ही थोड़ा सा लेंदी हो गया। D2 कितना आएगा इसमें? ये चीज़ ये आ जाएगी आपके पास L0/2 प्लस S2, L0/2 प्लस S2। अब ये D1 और D2 की वैल्यूज इसमें रख देंगे, तो S1 और S2 अननोन रह जाएंगे, और रख देते हैं इसमें D2 माइनस D1, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा? L0/2 कैंसिल हो जाएगा, D2 माइनस D1, तो S2 प्लस S1 इज इक्वल टू एफ टी स्क्वायर अपॉन 2m। और यहाँ पे भी रख दो, इसमें क्या आएगा? S2 माइनस S1, L0/2 ये यहाँ पे दोनों रख दिया, और L0 इस L0 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये x0 आ जाएगा। अब ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन, इन दोनों से मिलकर S2 और S1 की वैल्यूज आ जाएंगी। Two masses m1 and m2 are connected by a spring of spring constant k and are placed on a frictionless horizontal surface. Initially the spring is stretched to a distance x0 when the system is released from rest. ठीक है, ध्यान से पढ़ो। Find the distance moved by the masses before they again come to rest. ठीक है, तो पढ़ लिया। Spring constant k and placed on a frictionless horizontal. Initially the spring is stretched by through a distance x0 when the system is released from rest. Before they again come to rest. किसने किया इस क्वेश्चन को ट्राई? आप लोगों ने, हो गया? ठीक है, और किसने किया? हो गया आपका भी? दिस वॉज नॉट वन ऑफ योर डाउट क्वेश्चंस। ठीक है, तो ऐसे दिया हुआ है,
ठीक है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि बच्चों को इनमें डाउट्स होते हैं तो एक बार इनको जल्दी से कर देंगे। M1 M2 ये ऐसी सिचुएशन है, M1 M2 ये M1 है, वो M2 है, और ये जो स्प्रिंग यहाँ पर है ये अपनी नेचुरल लेंथ में एज पर द क्वेश्चन या कुछ और है बताओ? स्ट्रेच्ड है ना, दिस स्ट्रेच स्ट्रिंग, मतलब यह है कि अगर स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ L0 है तो दिस इज L0 प्लस X0, ठीक है, इन दिस डायग्राम। और मान लो मैंने यहाँ पे ऐसे इसको पकड़ा हुआ है, तब तो मैं सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूँ। सपोज आई एम होल्डिंग दिस ब्लॉक्स हियर, मैंने इन दोनों ब्लॉक्स को ऐसे स्ट्रेच किया और इसको यहाँ मैं रोक के रखता हूँ, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज जीरो बिकॉज नेट फोर्स इज जीरो ऑन द सिस्टम। मैं वहाँ भी F लगा रहा हूँ, यहाँ भी F लगा रहा हूँ, एंड आई एम जस्ट होल्डिंग दिस ब्लॉक हेयर। इस ब्लॉक के ऊपर स्प्रिंग फोर्स और मेरी फोर्स बैलेंस कर रही होंगी, इसके ऊपर भी। अब जैसे मैं सिस्टम को छोड़ता हूँ, छोड़ने के इमीडिएटली के बाद इस ब्लॉक की भी स्पीड जीरो है, इस ब्लॉक की भी स्पीड जीरो है, तो उसके बाद देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम। तो इसमें भी वही चीज़ है, अभी इस सिस्टम का मोमेंटम जीरो है, जैसे ही मैंने अपनी फोर्स हटाई इस सिस्टम का मोमेंटम जीरो, बिकॉज इसका भी वेलोसिटी जीरो, उसकी भी वेलोसिटी जीरो, और उससे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जीरो आ जाएगी। लेकिन छोड़ने के कुछ देर के बाद क्या होगा, क्योंकि स्प्रिंग एक्सटेंडेड है तो ये स्प्रिंग इस ब्लॉक को ऐसे पुल करेगा, इस ब्लॉक को ऐसे पुल करेगा, तो देन दीज ब्लॉक्स विल कम क्लोजर टुगेदर, स्प्रिंग की लेंथ कम होगी, ठीक है, स्प्रिंग तो टाइट है ना इसमें, ठीक है, टू दी ब्लॉक्स। तो अब आपको ये बताना है कि जब ये स्प्रिंग क्या करेगा, दोबारा ये ब्लॉक्स कब रेस्ट पे आएंगे। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है सिस्टम की, टोटल काइनेटिक एनर्जी जीरो, बिकॉज बोथ दी पार्टिकल्स आर एट रेस्ट, ठीक है, बोथ दी पार्टिकल्स आर एट रेस्ट। नाउ वेयर विल दीज पार्टिकल अगेन कम टू रेस्ट। तो अगर हम एनर्जी की टर्म्स में सोचते हैं तो द ओनली एनर्जी दिस सिस्टम कैन हैव इज U1K। यहाँ पे U1 प्लस K1 टोटल एनर्जी आ जाएगी सिस्टम की, ये फर्स्ट कन्फिग्रेशन है। तो टोटल एनर्जी कितनी आएगी, यहाँ पे K तो जीरो है, K1 इज जीरो, U1 कितना है, हाफ K X0 का स्क्वायर, ठीक है। अब जब ये दोबारा रेस्ट के ऊपर आएंगे, मान लो यहाँ पर, अगर ये दोबारा रेस्ट के ऊपर आएंगे मान लो यहाँ पर, तो स्प्रिंग की लेंथ क्या होगी नेचुरल लेंथ, नेचुरल लेंथ, ये तो कोई ज़रूरी नहीं है। देखो अब इसमें आपको स्प्रिंग के बहुत सारे आर्टिकल हैं जो कि याद होने चाहिए। जैसे ये मैंने सभी बच्चों को डिस्कस कराया पहले कि अगर एक स्प्रिंग सपोज सीलिंग से हैंग कर रहा है, ये सबसे अच्छी और इजी प्रॉब्लम है। स्प्रिंग इज मासलेस, तो अभी स्प्रिंग में कोई एक्सटेंशन नहीं है। अब जब मैं इसमें एक पार्टिकल को हैंग कर देता हूँ यहाँ से, m मास के पार्टिकल को, एंड सपोज अब दो सिचुएशन है, एक तो मैं इसको जेंटली लोअर डाउन करूँ, जेंटली लोअर डाउन करूँगा तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन में लाके अगर मैं ब्लॉक को रिलीज करता हूँ, देन दी ब्लॉक कैन बी एट रेस्ट एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। और वो पोजीशन कौन सी होगी, mg और k y0, इफ y0 इज दिस डिस्टेंस। अगर k y0 और mg जीरो इक्वल हो गए तो नेट फोर्स ऑन दी ब्लॉक वहाँ पे जीरो हो जाएगी और वो इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी ब्लॉक की, और ब्लॉक वहाँ पे रेस्ट पे हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे लाके ब्लॉक को मैं ऐसे हाथ से ऐसे ज़ोर से नीचे पुश कर दूँ और मैं इसको यहाँ से कोई v0 वेलोसिटी दे दूँ, और फिर मैं ऐसा क्वेश्चन पूछूँ आपसे कि कितना नीचे जाके रुक जाएगा और फिर क्या होगा, ये प्रॉब्लम। या फिर मैं इसको, दूसरी प्रॉब्लम ये है, मैं इसको यहाँ से पकड़ के और छोड़ दूँ, तो ये जब यहाँ से यहाँ आएगा तो व्हेन इट कम्स टू दी दिस पोजीशन द ब्लॉक विल नॉट कम टू रेस्ट, द पार्टिकल विल नॉट कम टू रेस्ट, पार्टिकल ऑफ मास m, तो वो वहाँ से ओवरशूट करके नीचे जाएगा, फिर वो ऑसिलेशंस करेगा। तो ये सब चीज़ें तो सबको एनालाइज कर चुके हैं हम, ठीक है। दिस अब ये यहाँ पे क्यों रेलिवेंट है, क्योंकि ये सब प्रॉब्लम स्प्रिंग की एक दूसरे से रिलेटेड है। अब यहाँ पे आप गैस, तो मतलब इस प्रॉब्लम में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है जो मैं अभी बता रहा था, जिस वजह से मैंने ये लिया। अगर मैं ब्लॉक को यहाँ से रिलीज करता हूँ तो ब्लॉक जब यहाँ आएगा तो यहाँ इक्विलिब्रियम पोजीशन पे द ब्लॉक विल नॉट कम टू अ रेस्ट, द पार्टिकल ऑफ मास m, इट विल ओवरशूट द पोजीशन ऑफ रेस्ट। तो वैसे ही यहाँ पे भी होगा, जब ये स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पे, देखो यहाँ पे ब्लॉक्स पास क्यों आ रहे हैं, क्योंकि स्प्रिंग फोर्सेज लग रही हैं, स्प्रिंग फोर्सेज लगेंगी दोनों पार्टिकल के ऊपर और वो ब्लॉक्स को पास लाएंगी। अब स्प्रिंग फोर्सेज तब जीरो हो जाएंगी, मान लो यहाँ पर स्प्रिंग फोर्स जीरो हो गई इस ब्लॉक के ऊपर और यहाँ पर स्प्रिंग फोर्स जीरो हो गई इस ब्लॉक के ऊपर, ठीक है। तो लेकिन दैट डज नॉट मीन दैट द ब्लॉक्स विल कम टू रेस्ट एट दैट पोजीशन, द ब्लॉक्स विल ओवरशूट दीज पोजीशन वेयर स्प्रिंग फोर्स बिकम जीरो। तो फिर क्या होगा, ब्लॉक्स और स्प्रिंग और पास लाएंगे। तो अब आपको ये बताना है कि अगर जो हमारे क्वेश्चन है वो हम कैसे आंसर करेंगे। ये इसका मिड पॉइंट मान लो यहाँ पर कहीं आ रहा है, समझ रहे हो, थोड़ा सा इसको और पास बनाना चाहिए था मुझे, इसको थोड़ा और इधर बनाना चाहिए था, पर अभी मैं ऐसे बना देता हूँ और ये यहाँ से यहाँ, तो मतलब इसने ये डिस्टेंस मूव किया और इस वाले ब्लॉक ने ये डिस्टेंस मूव किया, ठीक है, और सपोज ये रेस्ट के ऊपर आ गए। नाउ द क्वेश्चन इज, लेट अस रीड व्हाट इज द क्वेश्चन। फाइंड द डिस्टेंस
moved by the two masses before they come to the rest. ठीक है, तो ये कितनी डिस्टेंस, अब अगर जो क्वेश्चन को हम देखें फाइंड द डिस्टेंस मूव्ड, फाइंड डिस्टेंस मूव्ड, तो यहाँ पर अगेन काइनेटिक एनर्जी इज जीरो, काइनेटिक एनर्जी इज जीरो। तो कोई मुझे बता सकता है कि S1 और S2 का सम कितना आ जाएगा? S1 और S2 का सम कितना आ जाएगा? फाइंड द डिस्टेंस, डिस्टेंस मूव्ड कितना है दोनों ब्लॉक्स का? S1 प्लस S2, यही तो है डिस्टेंस मूव्ड। ध्यान से देखो, फाइंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय द टू masses बिफोर दे अगेन कम टू अ रेस्ट। व्हाट इज द डिस्टेंस मूव्ड बाय द ब्लॉक्स? बता दो क्या S1 प्लस S2 की वैल्यू कितनी? 2x नॉट। ठीक है, 2x नॉट विल बी द, बिकॉज यहाँ से मेरे को डर लग रहा था आप x नॉट बोल दोगे, इसलिए मैंने 2 मिनट और आपको दिए सोचने के लिए। तो जब हमने ब्लॉक को यहाँ से छोड़ा तो ब्लॉक जब यहाँ से यहाँ आ जाएंगे, ठीक है, तो देखो x नॉट डिस्टेंस मूव करने के बाद तो स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में आएगा, उसके बाद वो x नॉट अमाउंट से और कंप्रेस भी होगा। ठीक है, तो S1 प्लस S2 इज इक्वल टू 2x नॉट। तो ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, लेकिन पीछे बुक के अंदर अगर आप आंसर देखते हो तो उन्होंने कहा है कि S1 और S2 की इंडिविजुअल वैल्यूज निकालो कि व्हाट विल बी द डिस्टेंसेस कवर्ड बाय दीज ब्लॉक्स, ठीक है, ड्यूरिंग द टाइम व्हेन द सिस्टम अगेन कम्स टू अ रेस्ट, मतलब दोनों ब्लॉक्स दोबारा रेस्ट के ऊपर आ जाएंगे। तो अभी S2 और S2 की, S1 और S2 दोनों की वैल्यूज कैसे आएंगी? तो एक तो ये चीज़ है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आएगा। नहीं, अगेन इसमें भी आपको ज्योमेट्री से इक्वेशन बनानी पड़ेंगी और उसके बाद हम कर पाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, मेरे छोड़ने के बाद अगर सिस्टम का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, अगर सिस्टम का सेंटर ऑफ मास मान लो यहाँ पर है, मतलब फ्लोर के ओ डैश पॉइंट के ऊपर सेंटर ऑफ मास है सिस्टम का, तो आफ्टर आई रिलीज अगर सेंटर ऑफ मास ओ डैश के ऊपर था तो ओ डैश पॉइंट के ऊपर ही सेंटर ऑफ मास रहेगा, ये ओ डैश के ऊपर ही रहेगा, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे लगी नहीं रही। सेंटर ऑफ मास के एक्सप्रेशन विद रिस्पेक्ट टू ओ डैश विच इज द पॉइंट ऑन द अर्थ फ्रेम, इन द अर्थ फ्रेम, वो तो जीरो रहेगी। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम इज नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर, वो तो वहीं रहेगा। ठीक है, अब आगे हम इसको वर्कआउट करेंगे। अब ये डिस्टेंस, एक ये डिस्टेंस है मान लो D1 पहले की तरह से, और ये डिस्टेंस है मान लो D2, ये वाला डिस्टेंस, ये D2 है, ये इसके सेंटर से लेके यहाँ तक और ये इसके सेंटर से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो अगर मैं अर्थ फ्रेम से बात करता हूँ तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन कोऑर्डिनेट यहाँ पे कैपिटल X कितना है? 0, और यहाँ पे सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट कितना है? अगेन 0, बिकॉज सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट चेंज नहीं करेगा, नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज 0 फ्रॉम आउटसाइड। तो देन यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं बेटे? m1 d1 माइनस प्लस m2 d2 अपॉन m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 0। ये सब हमको समझ में आएगा कैसे आया? क्योंकि सेंटर ऑफ मास का यहाँ पे जो पोजीशन कोऑर्डिनेट है वो 0 ही है जैसे यहाँ पे था। ठीक है, तो अब इस पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से है d1 और इस पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से है d2, इसका x कोऑर्डिनेट x1 बन जाएगा माइनस d1 क्योंकि वो नेगेटिव साइड पे है। तो अब आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी यहाँ से। ठीक है, अब आपको ये सोचना है कि S1 और D1 में क्या रिलेशनशिप आएगी। ठीक है, तो लेट अस थिंक। तो अब एक चीज़ और है, M1 D1 में एक रिलेशन तो आ गया, M1 और D1 में एक और रिलेशनशिप बन सकती है, क्योंकि यहाँ पे देखो कैन एनीवन टेल मी कि S1 और D1 में क्या रिलेशनशिप आएगी? यहाँ पर रेस्ट के ऊपर आ गए। अच्छा, ऐसे भी लिख सकते हैं हम, कैन एनीवन टेल मी कि D1 प्लस D2 L0 माइनस D1 प्लस D2 कितना आएगा? क्योंकि यहाँ पे स्प्रिंग जितना एक्सटेंडेड था यहाँ पे स्प्रिंग उतना ही कंप्रेस्ड होगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी सेम है ना, समझिए। यहाँ पे जितना U1 प्लस K1 था, यहाँ पे स्प्रिंग x0 अमाउंट से एक्सटेंडेड था, यहाँ पे स्प्रिंग x0 अमाउंट से कंप्रेस्ड है। तो D1 प्लस L0 में से अगर मैं D1 प्लस D2 को माइनस करूँगा तो ये x0 के इक्वल आएगा कि नहीं? ठीक है, तो ये एक रिलेशनशिप है जो आपको पता होनी चाहिए, D1 प्लस D2। ठीक है, ओके, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे L0 माइनस D1 माइनस D2 इज इक्वल टू x0। ये सब समझे कैसे आए? और यहाँ पे क्या रिलेशनशिप है? यहाँ पे सेंटर ऑफ मास का ओरिजिन है, तो इससे देख लो आप, देखना S1 प्लस D1 इंटू M1 का नेगेटिव, ये डिस्टेंस कितना है बेटे? S1 प्लस D1,
और ये डिस्टेंस कितना है, S2 प्लस D2, ये वाला डिस्टेंस, ठीक है। तो पहले जो पोजीशन कोऑर्डिनेट था वो यहाँ पे था, M2 S2 प्लस D2 इक्वल टू 0। ये समझ में आपको? ये वाली इक्वेशन कैसे आई? क्योंकि सेंटर ऑफ मास का, इस डायग्राम को देखो, ऊपर वाले को, इस डायग्राम में सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, 0, क्योंकि हमने इसको ओरिजिन माना है अर्थ फ्रेम में। सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट अगर 0 है तो इसका सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए इस डिस्टेंस को m1 से मल्टीप्लाई करना है और माइनस साइन लगाना है, क्योंकि इसका जो x1 आएगा, इसका जो पोजीशन कोऑर्डिनेट आएगा वो आएगा S1 प्लस D1। इसको, ये वाली वैल्यूज़, ये वाली लेंथ हम इसके साथ यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा समझ में। अब ये बना माइनस M1 S1 प्लस M2 S2 इज इक्वल टू, ये उधर चला गया, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, M1 D1 माइनस M2 D2। ये क्लियर है? अब ये M1 D1 माइनस M2 D2, ये वाले में माइनस लगा दो, ऐसे, ठीक है। अब वो चीज़ इसके इक्वल आ रही है, M1 D1 है ना ये, और वो M2 D2, तो हम लिख देंगे M1 S1 माइनस प्लस M2 S2 इक्वल टू 0। माइनस साइन प्लस साइन को देख लेना आप, जहाँ वो ज़्यादा अच्छी पोजीशन है। तो अब इसमें से हमको S1 S2 निकालने हैं, ठीक है। और D1 और D2 को यहाँ से भी हम हटा सकते हैं। कैसे हटेगा बताओ? एक्स नॉट दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, एक्स नॉट क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये आपके पास S1 और S2 में एक अननोन रिलेशनशिप है, S1 और S2 निकालनी है आपको, और S1 और S2 में एक और रिलेशनशिप आ जाएगी आपके पास, ये D1 कितना है, S1 और S2, ये वाला तो हो गया। L0 माइनस D1 प्लस D2, और यहाँ पे भी लिख देते हैं, ये भी बन जाएगा S1 प्लस D1 प्लस S2 प्लस D2 माइनस L0 इज इक्वल टू हाउ मच, x0। ये वही चीज़ है क्या? ये अलग इक्वेशन आएगी, इससे अलग आएगी, ठीक है ना। तो अब ये वाली इक्वेशन, क्योंकि यहाँ से फिर से देखो आप, S1 प्लस D1 और S2 प्लस D2, ठीक है, इन दोनों में से L0 को माइनस करेंगे तो x0 आएगा, क्योंकि पहले एक्सटेंशन इतनी थी। तो ये आपके पास आएगा S1 प्लस S2 और प्लस D1 प्लस D2 माइनस L0 इज इक्वल टू x0। अब इसका नेगेटिव ये चीज़ है, मतलब अगर मैं इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ भी माइनस लिख दूं, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, तो ये चीज़ माइनस x0 आ गई, और माइनस x0 दूसरी तरफ चला गया, तो आपके पास आया S1 प्लस S2 इज इक्वल टू 2x0। समझ में आपको? तो अब इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो S1 S2 भी आ जाएगा, और जब S1 और S2 की वैल्यूज़ निकालोगे और जब आप उन दोनों को ऐड करके देखोगे कि S1 प्लस S2 कितना आ रहा है, तो आपको क्या पता चलेगा कि S1 प्लस S2 इज इक्वल टू 2x0 के इक्वल आएगा। वो आपको करके देखना है, अंडरस्टूड? अब ये देखते हैं, 2 blocks of masses M1 and M2 are connected by a spring of spring constant small k. The block of mass M2 is given a sharp impulse, so that it requires a velocity v0 towards right. ठीक है, find the velocity of center of mass. ये तो बड़ा इजी है फर्स्ट पार्ट। तो मतलब ये कह रहे हैं कि आपका, हाँ, इन्होंने बताया नहीं ना पहले कि ये स्प्रिंग अनएक्सटेंडेड है, अंडरस्टूड है, हो सकता है। तो ये स्प्रिंग अभी नेचुरल लेंथ में है। अब मानो मैंने इसको अचानक से v0 स्पीड दे दी, मतलब एक्चुअली मैं किसी हैमर से इसको स्ट्राइक करूँगा और हैमर इसके साथ कांटेक्ट में आएगा, थोड़े से टाइम इंटरवल के साथ हैमर इसके साथ कांटेक्ट में रहेगा, फिर हैमर अलग हो जाएगा और इसमें v0 स्पीड आ जाएगी। और जितनी देर तक हैमर इसमें कांटेक्ट में रहता है, इसकी लेंथ उतनी देर में ज़्यादा चेंज नहीं हो पाती है। तो 0 से टाउ टाइम तक हैमर इसके साथ कांटेक्ट में रह के इसको v0 स्पीड देता है, तभी ये कह रहे हैं शार्प इम्पल्स, नहीं। और इसकी लेंथ L0 ही रही टाउ टाइम तक,
0 टाइम पे भी L0 थी, टाउ टाइम पे भी अप्रॉक्सीमेटली L0, एंड आफ्टर दैट वी हैव टू आस्क दैट व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये तो बहुत आसान है क्योंकि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास है, नहीं सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का डायरेक्ट फॉर्मूला आपके पास क्या है, आपके पास फॉर्मूला है बेटे m1v1 प्लस m2v2 अपॉन m1 प्लस v1, m1 प्लस m2। ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आएगी रिलेटिव टू अर्थ फ्रेम में, क्या जवाब, ठीक है इस क्वेश्चन में। तो फाइंड द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इमीडिएटली निकालनी होगी 0 टाइम के ऊपर, तो कितनी आ जाएगी वेलोसिटी 0 टाइम पे, इसकी वेलोसिटी कितनी है v0 और इसकी 0, तो v1 इज 0, तो आंसर शुड बी m2 v0 अपॉन m1 प्लस m2 नीचे लिख लेना, यहाँ स्पेस नहीं है, आ जाएगा सबको समझ में। तो ये सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आ गई इमीडिएटली। कुछ देर के बाद क्या सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी चेंज होगी आफ्टर सम टाइम? एक्सटर्नल फोर्स कौन सी लग रही है सिस्टम पे? अगर फ्रिक्शनलेस फ्लोर के ऊपर ही है तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी तो इतनी रहेगी, समझे आपको? सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी तो उतनी रहेगी अगर यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है सिस्टम पे। सेंटर ऑफ मास को तो जो एक बार वेलोसिटी मिल गई, सेंटर ऑफ मास उसी वेलोसिटी से चलता रहेगा। हाँ, ये उधर जाएगा तो स्प्रिंग इसको ऐसे पुल करेगा, और ये क्योंकि जब स्प्रिंग में इलोंगेशन आएगी तो स्प्रिंग इसको ऐसे पुल करेगा, तो m1 के ऊपर स्प्रिंग ऐसे फोर्स लगाएगा और m2 के ऊपर स्प्रिंग ऐसे फोर्स लगाएगा, तो इसकी स्पीड कम होगी, इसकी स्पीड बढ़ेगी, वो तो नॉर्मल चीज़ है, ठीक है। लेकिन अब आपको बताना है द मैक्सिमम इलोंगेशन द स्प्रिंग विल सफ़र, मैक्सिमम इलोंगेशन, व्हेन विल द मैक्सिमम इलोंगेशन इन द स्प्रिंग विल बी देयर, ठीक है। एक तो वही तरीका जो अभी हमने किया था, ठीक है, बाकी आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। हाँ, किसी के पास कोई आइडिया मैक्सिमम इलोंगेशन ऑफ द स्प्रिंग निकालने के लिए? ये 0 टाइम की सिचुएशन है, ये 0 टाइम की सिचुएशन है। स्प्रिंग इज इन इट्स नेचुरल लेंथ, इसके मिडल पॉइंट से इसके मिडल पॉइंट तक स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में, और मैक्सिमम इलोंगेशन देखो अब क्या बेटे, इमीडिएटली तो इसकी स्पीड है v0, मान लो इसकी स्पीड है 10 मीटर्स पर सेकंड 0 टाइम पे, मान लो v0 की वैल्यू 10 है, इसकी कितनी है 0, लेकिन ये कौन से टाइम पे 0 टाइम पे, 0 टाइम के बिल्कुल थोड़े से टाइम के बाद, लेट्स से अ फ्यू मिली सेकेंड्स के बाद इसकी स्पीड 10 नहीं रहेगी, इसकी स्पीड 10 से कम हो जाएगी, लेट्स से 9.2 मीटर्स पर सेकेंड होगी, और इसकी स्पीड 0 से बढ़ जाएगी, सपोज 0 पॉइंट, मैं ऐसी हाइपोथेटिकल वैल्यूज़ ले लेता हूँ, 0.2 मीटर्स पर सेकंड, ज़रूरी नहीं कि वो बाकी मैथमेटिकल कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करें। इसकी स्पीड, इसमें वेलोसिटी इस तरफ आ गई और इसमें वेलोसिटी उसी तरफ है। टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आल्सो हैज़ टू बी कंजर्व, मतलब m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m2 इंटू दिस, बिकॉज इसका तो मोमेंटम 0 था, तो ये 0 टाइम के थोड़ी सी देर के बाद की वेलोसिटी है। इसकी कम क्यों हुई? क्योंकि स्प्रिंग फोर्स ऐसे लगेगी। इसकी क्यों स्पीड 0 से बढ़ी? क्योंकि स्प्रिंग फोर्स ऐसे लगेगी, स्प्रिंग उसको पुल कर रहा है दोनों तरफ। तो अब आपको ये करना है, देखो क्या 0, अब मान लो 0 टाइम के कुछ देर के बाद हम कौन से टाइम पे आ गए, ये टाइम एक्सिस है, ये 0 टाइम था, 0 टाइम से थोड़े से टाइम के बाद हम आ गए t1 टाइम तक, ये t1 टाइम है। t1 टाइम पे क्या हो रहा है, क्या स्प्रिंग की लेंथ बढ़ती रही है या कम हो रही है? क्योंकि ये वाला एंड स्प्रिंग का ज़्यादा फास्ट जा रहा है और ये वाला एंड स्प्रिंग का कम तेज़ जा रहा है, तो स्प्रिंग की लेंथ तो बढ़ रही है। कब तक स्प्रिंग की लेंथ बढ़ती रहेगी? जब तक दोनों की स्पीड सेम नहीं हो जाती। जब दोनों की स्पीड सेम हो जाएगी, इसकी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, उसकी कम होती जाएगी कम होती जाएगी कम होती जाएगी, एक इंस्टेंट आएगा दोनों की स्पीड सेम आ जाएगी, कॉमन स्पीड v वेलोसिटी। उस समय स्प्रिंग की लेंथ, उसके बाद क्योंकि उसके बाद भी स्प्रिंग फोर्स इस पर ऐसी लग रही है, उसके बाद इसकी स्पीड कम हो जाएगी, इसकी स्पीड बढ़नी शुरू हो जाएगी, फिर स्प्रिंग का कंप्रेशन शुरू हो जाएगा। ये आर्गुमेंट इसलिए ज़रूरी है ताकि हम ये बता पाएँ कि स्प्रिंग का की मैक्सिमम इलोंगेशन कब आएगी। स्प्रिंग की मैक्सिमम इलोंगेशन तब आएगी जब दोनों वेलोसिटीज़, दोनों ब्लॉक्स की वेलोसिटीज सेम हो जाएंगी अर्थ के फ्रेम से v। तो v इंटू m1 प्लस m2 ये उस समय का मोमेंटम है t2 टाइम का, जब दोनों सेम वेलोसिटी से उधर जा रही है, ये भी और ये भी v। ठीक है, अब ये v आपके पास आ जाएगा m2 इंटू इनिशियल वेलोसिटी v0। ठीक है, तो ये जो कॉमन वेलोसिटी आ जाएगी ये दोनों की इतनी आ जाएगी m1 प्लस m2 इंटू v0। अब हमें मैक्सिमम एक्सटेंशन निकालनी है स्प्रिंग की। मैक्सिमम एक्सटेंशन कैसे निकालेंगे? यहाँ पे स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में था, तो u प्लस के जो यहाँ पर है और u प्लस के जो इस टाइम पे आ जाएगा t2 टाइम पे जब मैक्सिमम इलोंगेशन है, तो दिस हैज़ टू बी दिस, बस इसमें u तो 0 था, ठीक है, सिर्फ k था।
हाफ एम वी नॉट स्क्वायर m2, क्योंकि उसमें वेलोसिटी थी, इसमें नहीं। और अब हाफ m1 इसमें भी है और इसमें भी है, m1 प्लस m2 v का स्क्वायर, ठीक है। v का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, m2 स्क्वायर v नॉट स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर प्लस हाफ के एक्सटेंशन मैक्सिमम ऑफ द स्प्रिंग का स्क्वायर। क्योंकि जब t2 टाइम पे हम आएंगे तो स्प्रिंग में एक्सटेंशन मैक्सिमम हो चुकी है। अब इस इक्वेशन में एक ही अननोन है xm, उससे आपके पास xm की वैल्यू आ जाएगी। Consider the situation of the previous problem. Previous is this: m1 m2 spring in natural length, and इसमें कहा है कि सपोज फोर्स F लग रही है इंस्टेड ऑफ इम्पल्स बीइंग गिवन, ठीक है ना। सपोज ईच ऑफ द ब्लॉक इज पुल्ड बाय अ कांस्टेंट फोर्स F, फाइंड द मैक्सिमम इलोंगेशन द स्प्रिंग विल सफर एंड द डिस्टेंस इज मूव्ड बाय द टू ब्लॉक्स इन द प्रोसेस। आपके पास ये ब्लॉक है m1 और ये ब्लॉक है m2, और जो आपका स्प्रिंग है वो यहाँ पर है, और अभी स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है, तो मोमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आएगा इस सिस्टम का, मान लो यहाँ पे कहीं आएगा, और ये पॉइंट अर्थ के फ्रेम में लेट से ओ ले सकते, और भी ले सकते हैं, और ये सेंटर ऑफ मास है सिस्टम का, ठीक है। अभी सिस्टम का सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर है, हम ये डिस्टेंसेस निकाल सकते हैं बड़ा इजीली, d1 और d2, ये डिस्टेंसेस कितने आएंगे सेंटर ऑफ मास के डिस्टेंसेस, नहीं। तो अब थोड़ी देर के बाद क्या होगा, जब इसके ऊपर फोर्सेज लग रही है ना, इसके ऊपर भी फोर्स लग रही है, इसके ऊपर भी फोर्स लग रही है, दिया हुआ इन्होंने, no impulse is being given, no impulse, maximum elongation and distance is moved by the two blocks during the process. यही वाली प्रॉब्लम है, ठीक है। अब बताओ, आप इसके ऊपर एक फोर्स लग रही है इस तरफ F, इसके ऊपर इस तरफ F फोर्स लग रही है, तो व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द सेंटर ऑफ मास, 0। तो सेंटर ऑफ मास तो O डैश के ऊपर ही रहेगा, सेंटर ऑफ मास ना इधर जाएगा ना उधर, ये तो इजी चीज़ है, ठीक है। उसके बाद इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सबसे अच्छा मेथड ये है कि हम इसके ऊपर जाके खड़े हो जाएं, सेंटर ऑफ मास के ऊपर, ठीक है, एंड देन वी थिंक व्हाट विल हैपन फ्रॉम देयर, ठीक है। तो ये पार्टिकल उधर जा रहा है, ये पार्टिकल उधर जा रहा है, ठीक है, तो फोर्सेस लग रही हैं और स्प्रिंग फोर्स भी लगेंगी, लेकिन अगेन वी हैव टू आस्क फाइंड द मैक्सिमम इलोंगेशन दैट द स्प्रिंग विल सफर and the distance is moved by the two blocks in the process, okay, distance is moved by the two blocks in the process. maximum elongation कब आएगी स्प्रिंग की, what is the condition for maximum elongation, कौन बता सकता है। यहाँ पे मैंने F फोर्स लगाई, यहाँ पे F फोर्स लगाई, कहाँ पे जाके ये रुक जाएगा, देखो सेंटर ऑफ मास को कहीं नहीं जाना, सेंटर ऑफ मास हैज टू रिमेन देयर। तो ये वाला ब्लॉक को इंडिपेंडेंट सोच लो, ठीक है, तो ये पार्टिकल, ये वाला ब्लॉक इधर जा रहा है, ठीक है, और ये वाला ब्लॉक उधर जा रहा है, समझ में, क्योंकि सेंटर ऑफ मास तो कहीं जा ही नहीं रहा ना, सेंटर ऑफ मास इज एज इफ इट इज फिक्स्ड ऑन अ रिजिड वॉल। तो अगर यहाँ एक दीवार है, ये वाला स्प्रिंग का ये वाला पॉइंट उस दीवार पे फिक्स की तरह से है, समझ में आपको, तो ये पार्टिकल उधर जा रहा है। तो अगर F फोर्स, अब ये वही जो मैंने आपको ग्रेविटी वाली फोर्स बताई थी, इंस्टेड ऑफ ग्रेविटी जो नहीं बताया था मैंने वर्टिकल स्प्रिंग है, अगर मैं यहाँ पे ये फोर्स लगाता हूँ तो ये फोर्स इस पार्टिकल को कहाँ तक ले जाएगी, देखना कुछ एक डिस्टेंस ऐसा आएगा x0, ठीक है ना, जहाँ पे क्या होगा, मतलब ऐसे ले लो, डिस्टेंस ना लेके कुछ एक्सटेंशन x0 ऑफ द स्प्रिंग ले लो, कुछ एक ऐसी एक्सटेंशन आएगी स्प्रिंग की x0 जहाँ पर जाके ये पार्टिकल क्या करेगा, रुक जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कर देते हैं, हम इसको इस तरीके से ले लेते हैं, मान लो ये डिस्टेंस है x1। अब इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, दोनों पार्टिकल्स के ऊपर एक ही जितनी फोर्स लगेगी, ठीक है, जो बैलेंस कर रही है, मतलब स्प्रिंग की फोर्स। तो आपको इसको करने का ये तरीका है, पूरा टाइम शायद मेरे को नहीं मिलेगा, दूसरी क्लास भी है ना, तो ये वाले पार्टिकल पे ये फोर्स इसको इधर ले जा रही है और ये वाली फोर्स इधर ले जा रही है, तो देन देयर विल कम अ पॉइंट जहाँ पे दोनों पार्टिकल्स रेस्ट के ऊपर आ जाएंगे। ये तो इसने कुछ डिस्टेंस x1 मूव किया होगा और इसने कुछ डिस्टेंस x2 मूव किया होगा, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट आइडिया क्या है, ये स्प्रिंग को मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ ऐसे, ठीक है, और सेंटर ऑफ मास सिस्टम का वहीं पर है, ये ओ डैश पॉइंट के ऊपर है। अब इस पोजीशन पे F और ये, हाँ अब क्वेश्चन देखना आप क्या निकालना है आपको, फाइंड द मैक्सिमम इलोंगेशन एंड द डिस्टेंसेस मूव्ड। अब इसमें डिस्टेंस मूव नहीं निकालना, डिस्टेंसेस मूव निकालना है, दोनों के इंडिविजुअल डिस्टेंसेस, ठीक है। तो
डिस्टेंसेज x1 और x2 अलग अलग निकालने, ये यहाँ पे पार्टिकल ऑब्जर्वर d1 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं m2 L0 अपॉन m1 प्लस m2, और ये d2 कितना आएगा m1 L0 अपॉन m1 प्लस m2। L0 दिया नहीं हुआ इन्होंने, तो ये डिस्टेंस आपके पास d1 है पहले की तरह से, और ये डिस्टेंस d2 है। तो अभी जो हमने थोड़ी देर पहले लिखा था, नहीं, x1 प्लस d1 इंटू m1 का नेगेटिव किसके इक्वल आएगा, m2 इंटू x2 प्लस d2। ये समझ में आएगा आपको? ये तो पहले की तरह से है, ठीक है, मतलब वही सेम स्टेप्स है, माइनस m1 x1 माइनस m1 d1 और इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, यहाँ अगर प्लस आएगा तो यहाँ माइनस आएगा, और ये इक्वल टू 0 आएगा, क्योंकि हम क्या मान रहे हैं कि ये ओरिजिन के ऊपर ही सेंटर ऑफ मास है, पहले भी और बाद में भी, तो सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन कोऑर्डिनेट है वो तो 0 ही रहेगा। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगी। ये कहाँ से आई है, नीचे वाले डायग्राम से, m1 x1 d1, पता चला आपको? चल गया ना, क्योंकि सेंटर ऑफ मास का पोजीशन कोऑर्डिनेट है 0। अगर मैं इस डायग्राम से कैपिटल X की वैल्यू लेता हूँ तो इसके साथ माइनस साइन, ये प्लस, इक्वल टू m1 प्लस m2 इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है, तो उससे आपके पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। तो ये माइनस साइन नहीं आएगा इसमें, ये आ जाएगा। और पहले वाले से क्या आएगा, m1 d1 और इज इक्वल टू m2 d2, ये बन जाएगा उसमें से, देखो तो इसका मतलब क्या आएगा, m1 x1 इज इक्वल टू m2 इंटू x2, ठीक है, क्योंकि m1 इसमें से m1 d1 m2 d2 से कैंसिल हो गया, तो एक तो आपके पास ये इक्वेशन आ गई ये, और अब आपको और भी सोचनी है, ठीक है ना, तो फाइंड द मैक्सिमम इलोंगेशन दैट द स्प्रिंग कैन सफ़र, वही कर दो, f इंटू x1 f इंटू x2, तो ये एक्सटर्नल फोर्स डन ऑन वर्क डन ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू हाफ के x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर। समझ में? क्योंकि मैक्सिमम इलोंगेशन का मतलब ये दोनों ब्लॉक्स रेस्ट के ऊपर आ गए दोबारा से, ये समझ में आया आपको? ठीक है, अब दिस एंड दिस विल हेल्प यू फाइंड x1 एंड x2। तो यहाँ से आपके पास x1 प्लस x2 का सम आ जाएगा। x1 और x2 में एक ये अननोन है और एक ये इक्वेशन है और एक वो इक्वेशन है, और इन दोनों इक्वेशन में से साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हम x1 और x2 निकाल सकते हैं। आ जाएगा समझ में? आई थिंक एक क्वेश्चन और होना चाहिए इस टाइप का। हाँ, इसमें आप देखो क्या है, बिल्कुल सेम है, इसमें बस दोनों तरफ फोर्सेज F1 और F2 लग रही है। तो जो अभी हमने किया उसमें और इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। उसमें क्या था, सेंटर ऑफ मास की कोई एक्सेलेरेशन नहीं थी, इसमें सेंटर ऑफ मास विल एक्सेलरेट, क्योंकि दोनों पार्टिकल में से, दोनों ब्लॉक्स में से एक ब्लॉक को हम फोर्स लगा रहे हैं और दूसरे को नहीं लगा रहे। कहाँ गया? अब जो हमें क्वेश्चन दिया नेक्स्ट, ठीक है, इसमें यहाँ पे पढ़ा था आपने क्वेश्चन, देखना एक बार, वही प्रॉब्लम है, m1 और m2, इसके ऊपर हम F1 फोर्स, इसके ऊपर F1 फोर्स लगा रहे हैं, उसके ऊपर F2, दोनों में से एक फोर्स को ज़्यादा मानना पड़ेगा आपको, किसी को भी मान लो F2 इज मोर देन F1 इन मैग्नीट्यूड, दीज आर मैग्नीट्यूड्स ऑफ फोर्सेस। फाइंड द मैक्सिमम इलोंगेशन, सेम क्वेश्चन है, मैक्सिमम इलोंगेशन। तो कैसे करेंगे बताओ इसको, ठीक है ना? तो बेसिकली, ठीक है, अब इस प्रॉब्लम में जैसे पहले, क्योंकि मैक्सिमम एक्सटेंशन वाली प्रॉब्लम है, तो वही कंडीशन है जो पहले हमने की थी। अगेन आपके पास दोनों ब्लॉक्स हैं m1 और m2, ठीक है, दोनों के मासेस इस केस में अलग हैं, और इसके ऊपर हमने फोर्स लगा दी है F2। ओके, इवन बिफोर यू अप्लाई द फोर्स द स्प्रिंग इज लाइक दिस एंड इट इज़ अनस्ट्रेच्ड, ठीक है। तो पहले तो हम यही मान के चल रहे हैं स्प्रिंग इज अनस्ट्रेच्ड वट एवर बी दी नेचुरल लेंथ। तो जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन किए, ठीक है, वैसे ही ये भी आएगा। मैक्सिमम एक्सटेंशन, स्प्रिंग में एक्सटेंशन कब तक आती रहेगी? जब तक एक एंड की स्पीड ज़्यादा है दूसरे एंड की स्पीड से, हो सकता है इसकी भी ज़्यादा हो, ठीक है, तब तक मैक्सिमम एक्सटेंशन आएगी। तो जब दोनों की स्पीड या दोनों की वेलोसिटी, आपको बोलना चाहिए एंड्स ऑफ द स्प्रिंग की, एक ही डायरेक्शन में हो जाएगी, तो तब जो है स्प्रिंग की लेंथ मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है। तो ये कंडीशन हम यूज़ करेंगे। तो इसके ऊपर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं F2, ठीक है, और इसके ऊपर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं F1। तो जैसे हमने कहा था, आप एज्यूम कर लो कि एक फोर्स इनमें से ज़्यादा है, तो उससे आपको सेंटर ऑफ मास की एक्सेलेरेशन पता चल जाएगी, ठीक है, एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास रिलेटिव टू अर्थ, ठीक है, वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट, ठीक है। तो अब वो, अगर मैं F2 के मैग्नीट्यूड को F1 के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा मान रहा हूँ, तो हमारे पास ये एक्सेलेरेशन आ जाएगी सेंटर ऑफ मास की, ठीक है, एंड इफ आई एम एज्यूमिंग F2 इज मोर इन मैग्नीट्यूड, ये टुवर्ड्स राइट आ जाएगी, ठीक है। अब अगेन लाइक आई सेड अर्लियर ऑल्सो, ठीक है, जब मैंने पहले वाली प्रॉब्लम्स की थी, तो सेंटर ऑफ मास के
फ्रेम से ही हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जीरो टाइम के ऊपर, अभी मान लो ये जीरो टाइम ही है और ये फोर्स अभी एक्ट करना शुरू किया इन्होंने, तो स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में होगा और इन दोनों की भी वेलोसिटीज इंस्टेंटेनियसली तो जीरो है। लेकिन अगर हम सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में खड़े हो जाएंगे तो सेंटर ऑफ मास की एक्सप्रेशन जब ये आएगी तो इन दोनों के ऊपर स्यूडो फोर्सेस एक्ट करना शुरू कर देंगी। इसके ऊपर एक्ट करेगी m2 इंटू दिस, ये स्यूडो फोर्स इस पर एक्ट करेगी और जो सेंटर ऑफ मास की एक्सेलेरेशन हमने एज्यूम की है, ठीक है, टुवर्ड्स राइट F2 को ज़्यादा मानते हुए तो इसकी डायरेक्शन उससे ऑपोजिट हो जाएगी। इसके ऊपर भी फोर्स इसी तरफ एक्ट करेगी, तो m2 ना F2 माइनस F1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। अब इसके ऊपर दोनों फोर्सेस एक ही तरफ हो गई, इसके ऊपर भी दोनों फोर्सेस एक हो गई, और कोई फोर्सेस बची सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से, तो ऑब्वियसली सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से इसके ऊपर स्प्रिंग फोर्स भी एक्ट करेगी। अभी नहीं करेगी, जीरो टाइम पे। सपोज अब ये वाली डायग्राम कुछ देर बाद का है, ठीक है ना, जब स्प्रिंग में कुछ एक्सटेंशन आ गई, लेट्स से x, इसके ऊपर भी स्प्रिंग फोर्स एक्ट करेगी क्योंकि स्प्रिंग अगर इलोंगेट हुआ है तो दोनों को पुल करेगा। तो अब ये फोर्सेज एक्ट करनी है, ठीक है। और सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से हम फिर से वही कंडीशन लगाएंगे, जब दोनों ब्लॉक्स, देखो इसके फ्रेम से दोनों ब्लॉक्स, अगर आप सेंटर ऑफ मास पकड़े हो वो ब्लॉक आपको ऐसे जाता हुआ नजर आएगा, ये दोनों ब्लॉक्स भी, दूसरा ब्लॉक भी उसी तरफ दूर जाता हुआ नजर आएगा। अर्थ के फ्रेम से सेंटर ऑफ मास उस तरफ मूव करेगा और पूरा सिस्टम भी उधर से मूव करेगा। और अगर आप इस पूरे को एक सिस्टम मानते हो तो सिस्टम पे बाहर से लगने वाली फोर्सेस कौन सी हैं, F2 और F1, और ये जो स्यूडो फोर्सेस हैं ये भी एक तरीके से दे ऑल्सो एक्ट लाइक दी फोर्सेज ओनली, ठीक है, दैट समवन इज अप्लाइंग दी फोर्सेज। अभी हमने इनको डायग्राम में, फ्री बॉडी डायग्राम में दिखाना पड़ता है हमें। तो अब सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से दोनों ब्लॉक्स बस दूर जाएंगे जैसे हमने पहले आर्ग्यू किया था, और जब वो इंस्टेंटेनियस रेस्ट पे आ जाएंगे तब मैक्सिमम एक्सटेंशन आएगी स्प्रिंग की, ठीक है। वो चीज़ आपको विजुलाइज ज़रूर करनी पड़ेगी इसमें। और फिर हमें क्या करना होता है, फिर हमें W नेट इज इक्वल टू डेल्टा के लगाना होता है, ठीक है। और W नेट के दो पार्ट्स हैं, स्प्रिंग की फोर्स का पार्ट आएगा और एक्सटर्नल फोर्सेस का जो वर्क डन आएगा, और दिस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से वर्क करते हुए शुरू में भी काइनेटिक एनर्जी, एक्सटर्नल में भी इन दोनों की स्पीड जीरो थी और लास्ट में भी दोनों की स्पीड जीरो है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम द जीरो टाइम एंड द फाइनल टाइम व्हेन द ब्लॉक्स कम टू इंस्टेंटेनियस रेस्ट। सपोज दिस ट्रेवल सम डिस्टेंस x1 x2 बिफोर कमिंग टू रेस्ट, दिस ट्रेवल सम डिस्टेंस x1 कमिंग फ्रॉम इंस्टेंटेनियस रेस्ट, इसके मिड पॉइंट से और इसके मिड पॉइंट से, ठीक है। ये x1 x2 डिस्टेंसेस मूव करके सपोज रेस्ट के ऊपर आते हैं। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे जब हम स्यूडो फोर्स लेंगे तो इसके ऊपर स्यूडो फोर्स आएगी, ये आएगी, राइट। इसमें ये m2 गलती से आ गया, तो m1 टाइम्स, राइट। तो अब आगे हमें क्या करना है, हमें सिर्फ वर्क डन निकालनी है। तो अब इसके ऊपर फोर्सेस वर्क कर रही हैं F2 और स्यूडो फोर्स और स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। और F2 का वर्क डन आ जाएगा F2 इंटू x2, क्योंकि x2 और F2 एक डायरेक्शन में, ये फोर्स x2 से ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो इसका वर्क नेगेटिव आ जाएगा। तो m2 इंटू x2 और F2 माइनस F1 अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है। ये दोनों वर्क्स हैं इस फोर्स के और इस फोर्स के। स्प्रिंग फोर्स का भी वर्क आएगा, लेकिन स्प्रिंग फोर्स के वर्क को हम दूसरे तरीके से लिखेंगे। और इसके ऊपर जो वर्क डन आएगा वो आएगा F1 इंटू x1, ये दोनों सेम डायरेक्शन में, F1 इंटू x1, सो लेट अस राइट इट एज F1 इंटू x1, और ये वाली फोर्स भी उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में x1 है, तो m1 इंटू x1, राइट। और F2 माइनस F1 अपॉन में, ठीक है, m1 प्लस m2। तो ये स्यूडो फोर्स का वर्क इसके ऊपर आ गया। अब जब हम स्प्रिंग फोर्स का वर्क लिखना चाहते हैं तो स्प्रिंग फोर्स का वर्क है ना, तो आपको मालूम है स्प्रिंग फोर्स का वर्क निकलेंगे दूसरी तरफ, है ना, डेल्टा के, नहीं। तो बेसिकली यहाँ पे तो स्प्रिंग फोर्स का वर्क कैसे आएगा, माइनस डेल्टा यू, ये चीज़, और माइनस डेल्टा यू दूसरी तरफ चला जाएगा, तो डेल्टा के ज़ीरो है, तो इस इक्वेशन से f(x p) तो डेल्टा यू आएगा हाफ के x1 प्लस x2 होल स्क्वायर। सो नाउ दिस एक्सप्रेशन विल डेफिनेटली लीड अस टू आंसर। इसको आपने एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करना है, और जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इसमें से x1 प्लस x2 की एक्सप्रेशन डेफिनेटली आ जाएगी। दो ब्लॉक्स हैं 3 और k 4 6 kg, दे आर कनेक्टेड बाय अ लाइट स्प्रिंग massless. Initially the spring is unstretched and the velocity of 2 meters per second is imparted. Find the maximum velocity of 6 kg block during subsequent motion. ठीक है, तो बिल्कुल ही ईजी क्वेश्चन है, लेकिन इसको हम दो अलग अलग मेथड से करना चाहते हैं। एक तो जो हम एनर्जी वाले मेथड से कर रहे हैं और मोमेंटम कंजर्वेशन से, और दूसरा हमने लास्ट ईयर किया था ना इसको थरो इक्वेशंस लिख के कि इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन लिखो और इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन लिखो। वो थोड़ा लेंदी मेथड है, जिसको मैथ्स आती है 12th वाली वो अच्छे से कर सकता है। पर